हेलो स्टूडेंट। हमने अभी तक पढ़ा था कि जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो उसके बाद क्षेत्रीय दलों ने भी अपना रूप दिखाया था, तो उनको भी कुछ वोट मिलने चालू हो गए थे। तो पढ़ेंगे रीजनल पार्टीज एंड द राइज ऑफ रीजनल मूवमेंट्स, क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार। 1967 to 1971 was the era of the rise of regional parties and regional movements। तो 1967 से लेके 1971 तक के समय को हम क्षेत्रीय दलों या क्षेत्रीय आंदोलनों का समय कह सकते हैं। The grand began with the 1967 general election. The social groups that had benefited from the land reform and economic development in the first 2 decades after independence had begun organizing themselves into political parties। तो इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दल ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की थी। मैंने बताया था ना, जितने भी क्षेत्र के लोग थे उन्होंने भी अपना विशेष दल बना लिया था। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना ने, तमिलनाडु में अन्नमुद्रक ने, तो वैसी कई आंदोलन इसी दौरान उभरे। इन्हीं रुझानों की शुरुआत 1967 के चुनाव से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों को लाभ मिलने लग गए थे, उन्होंने संगठित होकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनावों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दी थी। इन चुनावों में जातियों या समूहों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाने लगा, जिसकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं की वजह से सुधरी थी। तो कुछ जातियां ने अपने नाम पे पार्टी का नाम रखा, कुछ समूहों भी उभरी जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, उसमें थोड़ा सा जिसके पास पैसा रहेगा, है ना, वो पार्टी उभर कर आती है। Although the Congress party once again won a majority of 284 seats in the Lok Sabha, the 1967 verdict was its worst electoral performance since independence. The party was defeated in the seats of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड केरला। तो हमने देखा ही था, हालांकि बहुमत प्राप्त था कांग्रेस को, उन्होंने लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन आज़ादी के बाद के चुनाव में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल में जब राज्य विधानसभा चुनाव हुआ था तो इनको हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को, है ना। प्रोसेस टू अ मल्टी political system. In Kerala and Tamil Nadu, the main opposition party formed the government, while in the other state the opposition parties joined hand to form coalition governments. But these coalition governments were unstable and couldn't remain in office for long, with corruption and difference लीडिंग टू देयर डाउनफॉल। तो हमने बताया था विपक्षी जो दल होते हैं वो खोज खोज कर मुद्दा उठाते हैं जो सत्ता पक्ष में रहते हैं। तो भारत में भी एक राजनीतिक बदलाव हुआ था 1967 में, जब चुनाव हुआ था तो भारत में भी एक राजनीतिक दल में बड़ा बदलाव हुआ। तो इन चुनाव से स्पष्ट हो गया कि जो लोकतंत्र में की जो स्थिति है वो मजबूत होते जा रही है और देश बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। कल मैंने बताया था ना, सबको समान अवसर, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, वो लोकतंत्र है। इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दल भी अपना काम देश के लिए करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। तो तमिलनाडु और केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकारें बनाई विधानसभा में, है ना, जबकि अन्य राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके भी सरकार बनाई। जहाँ मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनती वहाँ एक दूसरे पार्टी को मिलाकर गठबंधन सरकारें बनती है। हर पार्टी को बहुत कम पहले मिलता था स्पष्ट बहुमत, पर हम देख रहे हैं कि जितना इलेक्शन होता है उसमें कोई भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है।
2-4 अदर पार्टी से मेंबर लेना पड़ता है। तो वैसे उस समय भी किया गया था। गठबंधन सरकारें अधिक देर तक नहीं चल सकी और दल बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से ये सरकारें धीरे धीरे गिरने लगी। गठबंधन सरकार में क्या होता है कि जो 2-4 व्यक्ति जुड़े रहते हैं वो अच्छा मिनिस्टर बनना चाहते हैं, है ना, तो ये लोग मना कर देते हैं। तो ऐसे उसमें एकता का अभाव देखा जाता है। Many regional movements also began to emerge during this phase as regional sentiments once again began to assert themselves. For example, a demand for a separate Telangana state emerged in Andhra Pradesh, led by Osima University students who complained that only a few regions in the state were benefiting from economic development. इस अवधि में देश के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। अपने क्षेत्र के प्रति जो प्यार है वो दिखाई देने लग गया। तो उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग की गई। यह मांग मुख्य रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई थी। जो छात्र रहते हैं वही आगे चल के नेता बन जाते हैं। उनकी यह क्या शिकायत थी कि राज्य में विकास के लाभ पर कुछ इलाकों तक ही पहुंच पाते हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था तो छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना, मध्य प्रदेश की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। वैसी इनकी भी शिकायत थी कि कुछ चुनिंदा शहर है, कुछ चुनिंदा इलाका है, वहाँ तक ही बस लाभ के अवसर मिलते हैं। इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। 1969 में असम के जनजातीय जिलों के खासी, जंतिया, कारो कबीलों के इलाकों को जोड़कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। हालांकि पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था, लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला था। आपको पता है चंडीगढ़ 2 प्रांत की राजधानी है ना। तो 1968 से 69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन हो रहे थे। हम देख रहे थे कि शांति से कुछ काम नहीं होता है तो लगातार धरने कर देंगे, आंदोलन चालू कर देंगे। वैसे ही महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में मांग की गई। मुंबई केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे। कुछ लोगों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है ना। बीच में ऐसा हुआ था कि जो शिवसेना वाले थे उनका कहना था कि जो मराठी बोलेगा उसे यहाँ रहने दिया जाए, काम दिया जाए, ऐसा कहते थे, है ना। इस प्रकार कश्मीर, नागालैंड आदि राज्यों में युवा वर्ग द्वारा अपनी पुरानी मांगे उठाई जा रही है। शिवसेना द मेन टारगेट बीइंग द साउथ इंडियन residents who were accused of snatching jobs from Maharashtra. The youth in Kashmir, Nagaland and other states also began raising long standing demands. तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दल उभरते गए। अब अभी भी बहुत तो हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे हमारे यहाँ आंदोलन हुए। उसमें नेशनल लैंग्वेज एंड एंटी हिंदी एगिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, राजभाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइडेड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिबेट दैट नो लैंग्वेज वुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज। संविधान लंबी सभा के बहस के बाद यह इस निर्णय पर पहुंचा कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। दो द हिंदी वुड बी कंसिडर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, बट हिंदी वॉज नाइदर स्पोकन नॉर अंडरस्टूड इन ए ह्यूज एरियाज ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं कह सकते कि बहुत बड़े जगह में हिंदी भाषा लोग बोलना जानते होंगे। That is why it was decided to continue using English for official purpose for a period of 15 years. तो लगभग 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राजभाषा के रूप में प्रयोग होती रही है ना। तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है क्योंकि इंग्लिश तमिलनाडु के लोग भी समझ जाते थे। At the end of this period, when Hindi was about to
डिक्लेयर द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। पर 1962 में हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका विरोध शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट ब्रोक out in non-Hindi speaking regions of the country. The strongest protest were in Tamil Nadu, where the DMK party spearheaded the anti-Hindi agitation, launching statewide strike and demonstration. तो तमिलनाडु में क्यों विरोध शुरू हुआ? आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चला गया। धरना भी दिए, प्रदर्शन भी किए, कई हड़ताल भी किए गए। ओवर 70 पीपल वेयर किल्ड इन क्लैशेस बिटवीन द एगिटेटर एंड पुलिस। इस झड़प में 70 से अधिक लोग मारे गए, है ना। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झगड़े हुए। द कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट वाज डिवाइडेड इन on the issue, with 2 Congress ministers from the state resigning from the central government. तो इस मुद्दे पर क्या हो गया, तमिलनाडु के जो 2 केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उस पर हिंदी तो नहीं थोपी जाएगी। अगर आप चाहते हो तो हिंदी अपना सकते हो, नहीं तो आप अपनी भाषा को उपयोग कर सकते हो। तभी भी देखना, तमिलनाडु जाओगे, केरल में जाओगे तो उन लोग अपना लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इन द सिचुएशन द प्राइम मिनिस्टर एश्योर्ड द नेशन दैट हिंदी नॉट बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। हाउएवर दिस एश्योरेंस डिड नॉट सेटिस्फाई द एंटी हिंदी प्रोटेक्टर इन तमिलनाडु। इसके बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था। तो 1967 में के चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसमें कांग्रेस पार्टी थी हु वोटेड अगेंस्ट कांग्रेस इन 1967 जनरल इलेक्शन टू डिफीट द पार्टी, है ना। इसमें हिंदी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट eventually passed the Official Language Act 1967 to try and satisfy the aggressor by guaranteeing the vertical identify police the Belgium। तो इसमें बताया गया है कि एक प्रावधान बनाया गया, उसमें क्या बताई गई कि राज्य सरकारें हैं राजभाषा का खुद चुनाव कर सकती है। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है जिसको लोग समझ सके, वहाँ के लोग समझ सके, उनको कार्य करने में आसानी हो। द न्यू प्रोविजन अलाउड स्टेट गवर्नमेंट टू चूज देयर ओन ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। ओरिजिनल लैंग्वेज कुड आल्सो बी यूज्ड इन ऑफिशियल वर्कर अलॉन्ग विथ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। उन लोग अपना क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग कर सकते थे, है ना। While English would continue to be linked language between the state government and the central government। तो कई बार आप देखना, जब शपथ ग्रहण होता है तो आंध्र के, तमिल के जितने भी मंत्री होते हैं वो इंग्लिश में अपना शपथ दिलाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो गधे हैं, उन अपनी भाषा में भी उन लोग शपथ दिलाते हैं। उनको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, पर सरकार ने इतना आदेश निकाला है कि वो अपनी भाषा में अपनी बातों को बता सकते हैं। अब एक शिक्षा प्रणाली भी हमारे यहाँ आई है, उसमें बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी ताकि वो भी अपनी भावनाओं को अच्छे से बता सके और सामने वाला भी अच्छे से समझ सके। ओके, नेक्स्ट बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल आफ्टर 1967। ये 67 के समय की घटना थी, अभी जो पढ़े थे। अब उसके बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं क्या क्या घटी। नेशनलिज्म ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एंड एबलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या है उसको आपको बताऊंगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति। पहले जितने भी बैंक थे वो प्राइवेट थे, है ना।
तो सरकार ने देखा कि इसमें फ़ायदा होता है, तो सरकार ने पूरे बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया, अपने पास ले लिया। इंडियन इंडस्ट्रियलाइज इन द फर्स्ट 20 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंट, बट देयर वाज नो मार्क रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल एंड एग्रीकल्चर कंटिन्यूड बी टू नेग्लेक्टेड। तो आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ, पर हमारे देश में जो गरीबी की समस्या थी उसमें कमी नहीं आ रही थी। कृषि अभी भी अपेक्षित रहा है, कृषि पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं था, रुचि नहीं थी। इसी कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। पीपल वेयर रेस्टलेस एंड डिस्टिफिकेट। द कांग्रेस पार्टी मास एप्पल एंड पॉपुलरिटी was severely dented in the 1967 general election. There was dissensions within the party as well. As Prime Minister Indira Gandhi introduced some significant pro-poor and rich policy changes to strike a chord with the people, land and user in an agriculture revolutions. तो हमने जानते ही हैं कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी देखी जा रही थी, तो पार्टी के अंदर भी तनाव बढ़ रहे थे। तो इन बातों को देखते हुए उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कुछ बदलाव की योजना बनाई, है ना। उन्होंने अमीरों के विरुद्ध गरीबों के पक्ष में एक लोकप्रिय नीतियाँ लागू करना चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा थी, तो गरीबों के हित के लिए अगर काम किया जाएगा तो जनता भी उसके साथ हो जाएगी। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक बदलाव लाया और कृषि के क्षेत्र में भी वो क्रांति लाना चाहती थी, है ना। तो कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्या क्रांति लाया? इंडिपेंडेंस टू द किंग हुज टेरिटरीज वेयर merged into Indian Union. She also nationalized several banks so that they could be used to uplift the poor and development agriculture. A plan was formulated to extend loans and subsidy to farmer and supply them the improved seeds variety, fertilizer and pesticide, so they could adopt modern agriculture, pesticide and rice production. The program came to be known as the Green Revolutions. तो उन्होंने क्या किया कि जो राजा महाराजा चले आ रहे थे उसमें उनको पहले पेंशन दिया जाता था, तो सरकार उसको बंद कर दी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्च हो जाता था सरकार का पैसा। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, ताकि उनका उपयोग गरीबी की मदद के लिए किया जा सके, वो लोन ले सके अपनी आवश्यकता के लिए, और कृषि क्रांति के लिए भी किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया? सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद, दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई। उनको कम कीमत पे बीज दिया गया, खाद दिया गया, दवाइयाँ दी गई, अपने उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता किसानों को, ताकि अधिक से अधिक किसान खेती से जुड़े, हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हो। यह सोचकर इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहते हैं, मीन्स हरित क्रांति कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। तो हम कांग्रेस पार्टी में भी मतभेद बढ़े आ रहे थे। एक युवा वर्ग था और एक पुराने नेता थे, उनके बीच में सोच विचार में कमी पाई गई, उसको भी बांट दिया गया, दो भागों में बढ़ गए वो भी। द कांग्रेस पार्टी splits. During time, these dissensions within the Congress party continued to pick up system. On the one side were younger leaders known as Young Turk, who landed toward the Communist Party in the political thinking and wanted the Congress Party to take even more radical pro-poor steps. तो इस दौर में कांग्रेस पार्टी में भी मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका झुकाव वामपंथी दल की ओर था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते में चलना उचित समझते थे। तो इंदिरा गांधी के इन कदमों का आम लोगों ने काफ़ी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के जो जितने बड़े नेता थे वो उनसे
खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस लीडर जो इंदिरा गांधी थी वो युवा ही थी, है ना। ऑन अदर साइड वेयर द ओल्डर मोर ट्रेडिशनल कांग्रेस लीडर known as the syndicate, who felt the party should take a more conservative path. Indira Gandhi socialist political were widely welcomed by the common people, but most of the senior Congress leader were not happy. तो हम देखते हैं, तो इंदिरा गांधी का बहुत लोगों ने समर्थन किया था, और कोई जितने बड़े नेता थे वो उनके इरादे से खुश नहीं थे। तो अपने आप को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1967 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया, तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया, है ना। तो वीवी गिरी और इंदिरा गांधी दो भागों में ये बढ़ गया था। इंदिरा गांधी साउट टू इस्टेब्लिश हर credential as an independent leader by opposing the official Congress party nominee Neelam Sanjeev Reddy in presidential election in 1969 and extending her support to the opposition nominee V.V. Giri. She accused the Congress leadership of putting roadblock in the way government attempt to implement pro-poor policy. On her urging, many Congress members of parliament used and state legislature cast their votes in favor of V.V. Giri, enabling him to win the election. तो कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी का समर्थन दिया और कुछ लोग वीवी गिरी का। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबी के पक्ष में बनाए जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने बीपी गिरी के पक्ष में मतदान दिया और वे चुनाव जीत गए। इसके बाद से कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस। इसी क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 में लोकसभा चुनाव और 1972 के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भारी जन समर्थन मिला, और कांग्रेस को उस तरह का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, और इंदिरा ही कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हुई। अभी भी हम देखते हैं कांग्रेस बोलने से इंदिरा गांधी नेहरू जी का परिवार ही सामने आता है ना। तो कांग्रेस पार्टी को लोग इंदिरा गांधी के नाम से जानने लगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बांग्लादेश। एट द टाइम इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 1947, फर्स्ट बंगाल वाज इंक्लूड इन पाकिस्तान बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेयर मुस्लिम। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान बहुत अधिक थे। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बीच में भी गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग शरणार्थी के रूप में आए। इसलिए हम देखते हैं ना कि यहाँ बहुत सारे मुसलमान भी हैं, तो उनको इच्छा से बोला गया कि आप जहाँ भी रहना चाहो। तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान को चुना, कुछ लोगों ने भारत को चुना। इस तनाव के चलते 97 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा। पूर्वी पाकिस्तान एक देश बना, उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था। जब लड़ाई हुई तो भारत ने उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दे दिया। ओके।